इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर। नमस्कार। एवन टीवी के इस खास कार्यक्रम हेलो डॉक्टर में एक बार फिर आपका स्वागत है। बहुत से लोग दिल की बीमारियों से ग्रस्त हैं, बड़ी संख्या में। दिल की भी कई बीमारियां होती हैं अलग अलग। किसी का वाल्व खराब होता है, किसी के पेसमेकर लगता है, किसी के धमनियों में रुकावट आ जाती है, अटैक आ जाता है। बहुत सारी बीमारियां दिल की हैं। लेकिन अब जो एक नई बीमारी आ गई है कोरोना, इसने सबकी दिल की धड़कनें तो बढ़ा दी हैं, लेकिन जो दिल के रोगी हैं उनकी दिल की धड़कनें कुछ ज़्यादा बढ़ा दी हैं। आज हमारे साथ हेलो डॉक्टर में मौजूद हैं महात्मा गांधी हॉस्पिटल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव शर्मा। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है। डॉक्टर राजीव शर्मा की विशेषता ये है कि हृदय रोग विशेषज्ञ तो हैं ही, पर इसमें भी एक सुपर स्पेशलिटी होती है दिल की धड़कन को लेकर, उसके विशेषज्ञ हैं। और बहुत सी बातें आज हम डॉक्टर साहब से जानना चाहेंगे। पर बातचीत हम शुरू करते हैं कोरोना से, क्योंकि ये हॉट केक है आज की तारीख में, सबसे ज्वलंत मुद्दा है। हर आदमी को लगता है कि बात कहीं भी हो लेकिन कोरोना पर ही होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या हृदय रोगियों में कोरोना होने की आशंका आम लोगों से ज़्यादा है? देखिए, ऐसा है कि हृदय रोगी भारत देश में लगभग 5 से 6% तक हृदय रोगी हैं, जो कि जिनको स्टेंट लगा हुआ है या जिनका पंपिंग कम है या जिनको पेसमेकर लगा हुआ है। तो इन पेशेंट्स को कोरोना होने के चांस उतने ही हैं जितने कि आम आदमी को है। हाँ, लेकिन अगर इनको कोरोना होता है तो कोरोना के दुष्प्रभाव इन पेशेंट्स में आम आदमी की अपेक्षा ज़्यादा हो सकते हैं। यस। क्या दुष्प्रभाव ज़्यादा हो सकते हैं? जैसे एक हृदय रोगी है, मान लो उसको उसकी जो वेन्स हैं वो रुकावट है, उनमें धमनियों में रुकावट है, या उसके पेसमेकर लगा हुआ है, वाल्व खराब है, ऐसी कोई भी बीमारी है हृदय की अगर उसको, तो उस पर आम आदमी के मुकाबले ज़्यादा दुष्प्रभाव कौन से होंगे? देखिए, ऐसा है कि जो हमारी बॉडी में 4 मेन सिस्टम होते हैं, ब्रेन, लंग्स, हार्ट और किडनी। इन सब में जो कोरोना प्रभावित करता है सबसे ज़्यादा फेफड़ों को प्रभावित करता है। हृदय रोगी के हृदय में ऑलरेडी प्रॉब्लम होती है, कॉम्प्रोमाइज्ड हार्ट होता है, साथ में लंग्स में इन्फेक्शन हो जाए तो 2 सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जो कोरोना इन्फेक्शन होता है वो ब्लड में क्लॉटिंग फैक्टर, जिसको कि खून का थक्का जमना बोलते हैं, वो काफ़ी बढ़ जाता है। तो दिल के रोगी उस थक्के से ज़्यादा प्रभावित होते हैं, जिससे कि हृदयाघात भी हो सकता है, पैर की नसों से थक्का बन के दिल में जा सकता है, जिसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। ये पल्मोनरी एम्बोलिज्म सडन डेथ का, जिससे बोलते हैं अचानक मृत्यु हो जाना। आपने सुना भी होगा, काफ़ी कोविड के पेशेंट अचानक जान चले जाती है, उसका एक प्रमुख कारण यह भी है। डॉक्टर साहब, कोविड के पेशेंट के लिए जैसे आमतौर मानता है कि फेफड़े संक्रमित होते चले जाते हैं और 25 पॉइंट में से 18 पॉइंट 20 पॉइंट हो जाते हैं, तो उसका रिवाइव होना मुश्किल होता है। परंतु पिछले 1-1.5 महीने से ऐसे बहुत सारे लोगों का, मैं अजमेर के सांसद थे पहले 5 बार, राशा सिंह जी, उनकी भी उदाहरण दूंगा। कई लोगों के ऐसे उदाहरण सामने आए कि आज तो नेगेटिव रिपोर्ट आ गई, उनको छुड़ा के घर ले गए अस्पताल से, और अगले दिन हार्ट अटैक से डेथ हो गई उनकी, हार्ट फेलियर हो गया। तो ये क्या कोई अचानक कोई नया डेवलपमेंट हुआ है, या वही जो खून के थक्के वाली बात है, वो थक्का अंदर था और वो आके हार्ट में पहुंच गया? हाँ, देखिए, ऐसा है कि कोरोना दो तरह से बॉडी को प्रभावित करता है। एक तो खुद कोरोना, जो कि लंग्स को और हार्ट को अफेक्ट करता है, और दूसरा जो बॉडी का रेस्पॉन्स है, जिसको हम इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स बोलते हैं, वो बॉडी का रेस्पॉन्स है, वो प्रभावित करता है। तो कोरोना तो अपना काम करके चला गया, कोरोना तो बॉडी में नहीं है, लेकिन जो उसने इन्फ्लामेशन स्टार्ट किया है वो एक कैस्केड होता है। कैस्केड का मतलब एक बार स्टार्ट होने के बाद इट विल गो ऑन जस्ट लाइक ए फायर। जी जी। सो ऐसा होने के बाद में, स्पेशली ये काफ़ी कॉमन है कि कोरोना नेगेटिव हो गए थे फिर भी जान चली गई, क्योंकि इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स के कारण ब्लड का थक्का काफ़ी तेज़ी से बनता है, स्पेशली पैर की नस में और राइट साइड के दिल में। तो वो थक्का एकदम से दिल की नस से, मेन नस जिसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं, वहाँ जाके फंस जाता है और ब्लड का सर्कुलेशन एकदम से रुक जाता है।
उसी से हार्ट अटैक होता है और उसी से हार्ट अटैक होता है फेलियर और होती है। अचानक जान चले जाती है। जी डॉक्टर साहब, एक बात बताएंगे कि कोरोना हो गया किसी दिल के मरीज को, तो कोरोना की दवा में तो स्टेरॉइड है, देते ही देते हैं, रेमडेसिविर देते हैं, स्टेरॉइड देते हैं, तो क्या कोई एतराज़ है आपको हार्ट स्पेशलिस्ट होने के नाते कि उनको ये दवा नहीं देनी चाहिए जिसको हार्ट डिजीज है? देखिए ऐसा है, स्टेरॉइड तो जो कोविड पेशेंट्स है उसमें लाइफ सेविंग होते हैं, लेकिन जो स्टेरॉइड देने से जिनका दिल ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज होता है, जिसको हार्ट के पेशेंट्स बोलते हैं कि इनका दिल का पंपिंग कम है, आम तौर पे यही बोला जाता है, हाँ। वो पेशेंट स्टेरॉइड के को ज़्यादा नहीं झेल पाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो ट्रीटिंग डॉक्टर है या अगर घर पे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो अपने पानी का इंटेक, जो पानी की मात्रा है वो कम रखे, क्योंकि स्टेरॉइड खुद भी बॉडी में पानी की मात्रा को बढ़ाते हैं। जी। और दूसरा जो रेमडेसिविर का साइड इफेक्ट जो सामने आया है कॉमनली, वो दिल की धड़कन थोड़ी कम हो जाती है उसके बाद में। अभी हमारा एक शोध पत्र भी चल रहा है, अभी हमने भेजा है उसे, तो रेमडेसिविर से थोड़ी दिल की धड़कन कम हो जाती है, पर वो कभी जानलेवा नहीं होती है। तो मेरी राय ये है कि अगर पेशेंट को कोविड है और सीवियरिटी ज़्यादा है तो स्टेरॉइड और रेमडेसिविर ज़रूर देनी चाहिए। दिल पे दुष्प्रभाव डायरेक्टली ये नहीं करती है। पर स्टेरॉइड दें तो पानी कम पिलाएं फिर? स्टेरॉइड दें उसी पेशेंट को जिसका दिल का पंपिंग कम है, उसको पानी कम पिलाएं। पानी कम पिलाएं। जी, अगर आपको दिल की रोग है पहले से तो, वरना आमतौर पे माना जाता है कि पानी ज़्यादा पियो तो खून पतला हो जाएगा, पानी ज़्यादा पियो, ये मानते हैं पानी तो जाके अमृत है पानी, तो ऐसा मानते हैं। लेकिन ये एक नई साइंटिफिक बात आपने कही है कि जिसको स्टेरॉइड दिया गया है और अगर वो दिल का रोगी है तो उसको पानी कम पिलाया जाए, क्योंकि स्टेरॉइड अपने आप पे पानी बनाता है शरीर के अंदर। जी, ये जो डॉक्टर साहब कोई दिल का रोगी है और कोरोना से बाहर आ गया, नेगेटिव हो गया, उसको क्या क्या एहतियात बरतने चाहिए घर आने के बाद? देखिए सबसे जो ज़रूरी एहतियात है वो यह है कि जो भी उसकी दवाइयाँ जो पहले चल रही थी और ड्यूरिंग कोविड जो दिल की दवाइयाँ चल रही थी वो बंद ना करें, क्योंकि उसमें अधिकांशतः खून हाँ, पतला ये मैं करने सवाल, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी है कि कोविड हो गया, कोविड की दवा चल रही है, तो क्या दिल की दवा बंद कर दें, या दिल की चलती तो चलती रहनी चाहिए? ये भी एक सवाल, इम्पोर्टेंट सवाल है। नहीं, दिल की दवाइयाँ बंद नहीं होंगी कोविड के दौरान भी, कोविड के बाद भी, क्योंकि इसमें अधिकांशतः खून पतला करने की दवाई होती है जिसको इकोस्प्रिन या एस्पिरिन और क्लोपिडोग्रिल नामक दवाइयाँ होती हैं जो कि अचानक हार्ट अटैक आने से रोकती हैं। तो आपको उनको बंद नहीं करना है। कोरोना की दवाइयाँ भी चलती रहेंगी और ये दवाइयाँ भी चलती रहेंगी। थोड़ा डोज एडजस्टमेंट करना होता है ब्लड प्रेशर की दवाइयों का, शुगर की दवाइयों का, लेकिन जो खून पतला करने की दवाइयाँ हैं वो चलती रहेंगी। डॉक्टर साहब, एक बात और है कि मान लो सामान्य आदमी है, हाँ जी, दिल का रोगी नहीं है, और कोविड हो गया, कोरोना हो गया, उसको रेमडेसिविर दी या स्टेरॉइड दिया या और भी जो भी इंजेक्शन है वो दिए, कोविड की से नेगेटिव होने के बाद घर आया, तो क्या ये चांसेस हैं कि उसको दिल का रोग हो जाए? अभी तो नहीं था पहले, पर इन दवाइयों के बाद और कोरोना से पीड़ित हो जाने के बाद वो दिल का रोगी हो जाए? हाँ, ऐसा कॉमन है, ऐसा भी कॉमन है कि कोविड हुआ, कोरोना क्या करता है कि जो धमनियाँ और जो शिरा हैं उनकी जो एंडोथीलियम होती है, जो अंदर वाली लेयर होती है, उस पर अटैक करता है, तो वहाँ एक रॉ एरिया बन जाता है। रॉ एरिया एक तरह से कच्चा घाव मान लीजिए आप जी। उस कच्चे घाव पे ब्लड के क्लॉट्स काफ़ी आसानी से बन जाते हैं, क्योंकि ब्लड स्मूथली फ्लो नहीं हो पाता है, तो वहाँ पे क्लॉटिंग बन सकती है। वो आम इंसान, यंग पेशेंट, जैसे इस बार वाली जो कोविड यंग पे ज़्यादा है, उसमें यंग पेशेंट्स काफ़ी अफेक्ट हुए हैं जी, तो उनमें थक्का काफ़ी बनता है अगर रॉ एरिया डेवलप होता है तो बॉडी में। और डॉक्टर साहब, मान लो किसी को नहीं था हृदय रोग और ये दवाइयाँ दी, कोविड से बाहर आ गया, तो क्या एहतियातन उसको एस्प्रिन, डिस्प्रिन, खून का थक्का ना जमे, पतला हो खून, ऐसी देनी चाहिए एहतियातन 5-7 दिन? ऐसा कुछ है, लगता है आपको? देखिए ऐसा है कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो, जैसा कि अभी आपने बताया भी, कि कोविड से रिकवर होने के बाद में अगर हार्ट की प्रॉब्लम नहीं है तो पानी खूब पिएं, बिकॉज उससे ब्लड की विस्कोसिटी कम होती है, फर्स्ट। सेकंड, अगर कोरोना माइल्ड था
मतलब स्कोर भी कम था, बाकी मार्कर्स भी नेगेटिव थे, तो एस्पिरिन 3 सप्ताह तक लेनी चाहिए। अगर मार्कर्स भी ज़्यादा थे, सीटी स्कोर भी ज़्यादा था, तो जो गाइडलाइंस है वो कहती हैं कि खून पतला करने की दवाई एटलीस्ट 3 वीक्स तक आपको लेनी चाहिए। जी। और डॉक्टर साहब, किसी को कोरोना है, इलाज करा रहा है अस्पताल में आदमी, हाँ जी। या घर पे एहतियातन घर पे क्वारंटाइन है, उसमें उस वक्त उसको हार्ट अटैक आ जाए, कोरोना ऑलरेडी है और हार्ट अटैक आ जाए, तो क्या करना चाहिए उसको? देखिए ये और एज डॉक्टर बड़ा- आप क्या करेंगे? हाँ, ये बड़ा अच्छा सवाल है। मैं सजेस्ट करता हूँ कि भारत में हर घर में एस्पिरिन, क्लोपिडोग्रिल और स्टेटिन एक दवाई होती है, ये हर इंसान को रखनी चाहिए कि अचानक हार्ट अटैक आए तो ये दवाइयाँ इमीडिएटली ले लें, जिसको लोडिंग डोज ऑफ हार्ट अटैक बोलते हैं। एक तो ये तुरंत अपने पड़ोसी अस्पताल में, जो भी पास में अस्पताल है वहाँ जाएं, ईसीजी करवाएं और तुरंत अपने जो ट्रीटिंग फिजिशियन है या कार्डियोलॉजिस्ट है उनसे मिलें। घर अगर डॉक्टर अवेलेबल नहीं है तो जो भी नर्सिंग स्टाफ है उनसे ईसीजी करवा के अपने डॉक्टर को व्हाट्सएप पे भेजें और उसका तुरंत इलाज लें, बिकॉज कोरोना में मृत्यु का प्रमुख कारण हृदयाघात ही है। जी। और डॉक्टर साहब, जिन लोगों को पहले से ब्लड प्रेशर की बीमारी है या शुगर की, डायबिटीज़ है उसको, मान लो हार्ट की बीमारी ना भी है, ये 2 बीमारियां पहले से हैं, इनको भी किलर डिजीज ही मानते हैं लोग, खासतौर पे डायबिटीज़ को तो मानते ही हैं, और कोरोना हो गया, उसके बाद उसमें प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है क्या अटैक आने की? हाँ, वही मैं बताना भी चाहता था कि जिनको ऑलरेडी कोई भी क्रॉनिक डिजीज़ है, चाहे वो हाइपरटेंशन हो, डायबिटीज़ हो या कोई भी किडनी डिजीज़ हो, तो इनका इम्यून सिस्टम ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज रहता है। जी। तो ऐसे पेशेंट्स में कोविड की कॉम्प्लिकेशन होने के, जैसे कि म्यूकर अभी आपने काफ़ी सुना होगा, तो ये चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं जैसे जैसे इम्यूनिटी कम होती है। तो उस आदमी को क्या एहतियात रखना चाहिए? इसको डायबिटीज़ है, ये ब्लड प्रेशर की बीमारी या किडनी की बीमारी है, कोविड का इलाज तो कराना ही पड़ेगा, उसको कोई मना कर नहीं सकते, उसमें तो लाइफ सेविंग ड्रग लेनी पड़ेगी। हाँ, और कोई एहतियात कि शुगर लेवल ना बढ़ने दे, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें, क्या करें वो? कैसे करें? शुगर लेवल क्योंकि इसमें शुगर लेवल बहुत बढ़ता है, स्टेरॉइड देने पर शुगर लेवल 400, 500, 600 तक पहुंच जाता है आदमी का, जिसको नहीं होती उसको भी। हाँ जी, शुगर लेवल स्टेरॉइड के कारण काफ़ी बढ़ जाता है। इसके अलावा ड्रिप जो होती है उसमें भी शुगर होता है, डेक्सट्रोज होता है, उसके कारण भी शुगर बढ़ जाता उसमें है। कई बार एनएस लगा देते हैं, नॉन शुगर लगा देते हैं। हाँ, तो ऐसी कंडीशन में ब्लड शुगर का स्ट्रिक्ट कंट्रोल, इट शुड बी लेस देन 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। उसमें शुगर का कंट्रोल बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शुगर अगर ब्लड में ज़्यादा होगी तो इन्फेक्शन, कोविड तो है ही, साथ में अदर इन्फेक्शंस बहुत जल्दी बॉडी को पकड़ लेंगे। और मेरे ख्याल से दवा भी असर कम करेगी, ठीक भी देर से होगा आदमी, बिल्कुल सही। या कम ठीक होगा। हाँ, उस बिल्कुल दवा सही। के असर से उसका इफेक्ट अगर लेट शुगर हुई आएगा तो। और इफेक्ट हो सकता है ना भी आए। ना भी आए। जी जी, बिल्कुल। हाँ जी। आपके पास हार्ट अटैक के बाद में पेशेंट आता है, उसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, कोरोना की भी नहीं है, अटैक आया है तो अचानक, उसकी भी कोई हिस्ट्री नहीं है, मान लो 1 मिनट के लिए, तो पहले आप कोरोना की जांच कराएंगे उसकी, या पहले उसका ट्रीटमेंट शुरू कर देंगे हार्ट अटैक का? देखिए, 2 तरह के हार्ट अटैक होते हैं। एक तो जिसको एसटी एलिवेशन एमआई कहते हैं हमारी भाषा में, उसका तो इमीडिएट ट्रीटमेंट करना ज़रूरी होता है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं, पेशेंट का कोरोना सैंपल भेज देते हैं और प्रॉपर प्रिकॉशन लेते हुए, जैसे पीपी किट, N95 मास्क, ये सब पहन के और पेशेंट को N95 मास्क पहना के उसका ट्रीटमेंट कर देते हैं, क्योंकि उससे जान जाने की संभावना 50 से 60% रहती है। और जो माइनर हार्ट अटैक होते हैं उसके लिए हम खून पतला करने के इंजेक्शन कंटिन्यूस ड्रिप में चला देते हैं, खून पतला करने की दवाइयाँ शुरू कर देते हैं और सीटी स्कैन उनका इमीडिएट करवा लेते हैं। अगर सीटी स्कैन क्लियर है, ऑक्सीजन ठीक है, तो फिर हम उनका उस ट्रीटमेंट, जो भी एंजियोग्राफी या एंजियोप्लास्टी है, वो शुरू कर देते हैं। और अगर मान लो सीटी स्कैन क्लियर नहीं है तो फिर क्या करेंगे? अगर माइनर हार्ट अटैक है तो हम उसे दवाई पे ही मैनेज करते हैं।
अगर उस पेशेंट का दर्द ठीक नहीं होता है या कोई कॉम्प्लिकेशन होती है तो फिर हम वही प्रिकॉशन लेते हुए पीपी किट N95 मास्क कैथ लैब को फ्यूमिगेट करते हुए उस पेशेंट का तो एंजियोप्लास्टी इलाज तो करेंगे आप? इलाज जरूर किया जाता है। ये नहीं patient कि कोरोना की रिपोर्ट आएगी फिर इलाज करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। जी जी। इलाज बहुत से लोगों में डर है कि हमारे को कोरोना की जांच के बाद ही इलाज किया जाएगा, हार्ट अटैक आ गया तो क्या करें, डॉक्टर हाथ ही नहीं लगाएगा। नहीं, बाहर नहीं, मतलब जो लोग अस्पताल नहीं गए उनको मन में तरह तरह की हाँ। धारणाएं बनी हुई हैं। सही कह रहे हैं आप। तो आप तो इलाज तो करेंगे, अपनी सावधानी बरतते, पीपी किट पहन के, N95 मास्क पहन के, और भी जो भी सावधानियां, ग्लव्स पहन के जो कर सकते हैं, पर मरीज का इलाज करेंगे आप। हाँ, कोरोना से जो डेथ रेट है वो 1.5% है, जी। जबकि हार्ट अटैक, अगर मेजर हार्ट अटैक है तो जान जाने की संभावना 50 to 60% रहती है। जी जी। तो इसलिए हार्ट अटैक को हमेशा प्रायोरिटी मानी जाती है और उसका इलाज किया जाता कोरोना की रिपोर्ट, इररेस्पेक्टिव ऑफ कोरोना रिपोर्ट, हम कर जी शुरू जी कर जी, देते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, नई बीमारी आई ब्लैक फंगस, हाँ जी। बड़ा इसका बातों बातों में मीडिया के जरिए ऐसा प्रचार हो गया कि बड़ा आतंक फैल गया है तो बहुत थोड़े से लोगों देश में भी, पर ये महामारी घोषित कर दी गई है और बड़ी आशंका है। जरा इसको डिस्क्राइब करेंगे, ब्लैक फंगस, इसका कोई हार्ट से कोई संबंध, हार्ट डिजीज से या फेफड़ों से या कोरोना से? देखिए, ऐसा है, म्यूकर फंगस, जिसको ब्लैक फंगस भी बोलते हैं, म्यूकर माइकोसिस साइंटिफिक लैंग्वेज में बोलते हैं जी। ये बीमारी जिसकी भी इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है उस पेशेंट को होती है। जी। कोविड पेशेंट में हम स्टेरॉयड देते हैं तो थोड़ी इम्यूनिटी डाउन हो जाती है, लेकिन इसके अलावा भी कोविड इन्फेक्शन जो होता है वो नाक के जो साइनस होते हैं वहाँ पे अटैक करता है और वहाँ की, मैंने बताया था जैसे अभी, एंडोथीलियम को रॉ बना देता है। वो रॉ एंडोथीलियम जो होती है, साथ में इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तब जाके म्यूकर फंगस इन्वेड करता है। म्यूकर फंगस एनवायरनमेंट में काफ़ी हद तक है, लेकिन वह इसी को इन्फेक्ट करता है जिसकी इम्यूनिटी कम हो और रॉ एरिया हो। तो कोविड पेशेंट में दोनों ही चीज़ें रहती हैं, रॉ एरिया भी रहता है और स्टेरॉयड भी लेते रहते हैं, तो इसलिए ये पेशेंट ससेप्टेबल होते हैं। म्यूकर माइकोसिस एक जानलेवा बीमारी है जो कि बहुत जल्दी फैलती है और इसका इलाज अगर सर्जरी और जो दवाइयाँ हैं टाइम पे नहीं किया जाए तो जानलेवा हो जाती है। ये फंगल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन नाक के जरिए होके आँख और दिमाग तक जाता है, ऐसा है? हाँ जी। जी जी। पर एक वाइट फंगस की बात हो रही है, उससे कहते हैं कि आँख भी इन्फेक्ट हो सकती है, किडनी भी हो सकती है, आदमी के प्राइवेट पार्ट्स भी हो सकते हैं। हाँ जी, फंगस, जैसा कि मैंने अभी बताया कि इम्यूनिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो फंगल इन्फेक्शन बॉडी को इन्वेड करेंगे ही। जी जी। क्योंकि इनको रोकने वाली पावर जो होती है टी सेल इम्यूनिटी, वो डाउन हो जाती है स्टेरॉयड देते ही। तो वो ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, ये सब कॉमन होते हैं कोविड और पोस्ट कोविड पेशेंट में, क्योंकि रॉ एरिया प्लस स्टेरॉयड साइड इफेक्ट, तो इसलिए दोनों ही इन्फेक्शन कॉमन है। पर जिसको कोविड नहीं है उसको भी हो तो सकती है ब्लैक फंगस, वाइट फंगस? हाँ, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं, जैसे कि जिनको HIV इन्फेक्शन रहता है उनको भी हो सकते हैं, लेकिन उनकी तादाद बहुत कम है। अभी कोविड ने करोड़ों लोगों को इन्फेक्ट किया हुआ है, तो अगर उनकी इम्यूनिटी डाउन हो गई इतनी सारी बड़ी तादाद में, yes। बड़ी तादाद में इन्फेक्ट हुए हैं कोविड के, तो इसलिए ये म्यूकोरमाइकोसिस सडनली बढ़ गया है। हाँ, वरना बीमारी तो पुरानी है, कोई ऐसी नहीं आज के आज नई बीमारी नहीं है। हाँ, पुरानी बीमारियां हैं। हाँ जी। फंगल इन्फेक्शन तो सदियों से होता है मेरे ख्याल से लोगों को, और वो बस चूंकि बॉडी की इम्यूनिटी इस कोविड के कारण डाउन होने लगी है, इसलिए वो अटैक ज़्यादा करने लगा है और ज़्यादा सामने आने लगा है, उसकी तीव्रता बढ़ गई है। मैं ऐसा समझता हूँ। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। तो डॉक्टर साहब, एक जो आपकी सुपर स्पेशलिटी, उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। हाँ जी। आप दिल की धड़कन के विशेषज्ञ हैं। हाँ जी। दिल में बहुत सारी बीमारियां होती है, वाल्व खराब होता है, किसी की आर्टरी खराब होती है, आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, कई सारी बीमारियां दिल में होती है आदमी के। और अब चूंकि दिल की बीमारी के भी अलग अलग बीमारी के अलग अलग विशेषज्ञ होने लगे, तो आपकी जो दिल की धड़कन की विशेषज्ञता है वो कौन कौन सी बीमारी में काम आती है? देखिए, दिल की धड़कन एक तो नॉर्मल होती है, एक बढ़ी हुई होती है और एक कम हो जाती है जी। नॉर्मल धड़कन अपनी सबकी है। धड़कन जब कम हो जाती है, जिसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, उससे दिल का पंपिंग प्रॉपर नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें उसको देखना पड़ता है कि वो क्यों कम हो रही है। अगर पेशेंट को बेहोशी आने लगती है तो फिर हम पेसमेकर नाम से एक डिवाइस आती है, वो बॉडी में लगा देते हैं ताकि धड़कन अचानक से कम होके बेहोशी ना हो।
आपने काफ़ी बार सुना होगा कि पेशेंट बैठा बैठा गिर गया, सर में चोट लग गई, अचानक धड़कन कम हो गई है, 20 पे आ गई है, 30 पे आ गई है, तो उस कंडीशन में हमें पेसमेकर लगाना पड़ता है। जो हृदय गति बढ़ने वाली बीमारी है जिसको टैकीकार्डिया कहते हैं, वो दो तरह से होता है, एक तो जानलेवा और एक जो बिना जानलेवा। मतलब वो ज़्यादा खतरनाक नहीं होता है, वो दवाई से ठीक हो सकता है, लेकिन जो जानलेवा धड़कन जो होती है उसको हम रेडियो फ्रीक्वेंसी अब्लेशन से ठीक कर देते हैं। और कभी कभी हमें उसके लिए भी एक तरह का अलग पेसमेकर आता है, वो लगाना पड़ता है ताकि अचानक मरीज की जान ना जाए, जिसको AICD करके बोला जाता है। ये पेसमेकर बहुत सारे लोग यूँ लगा देते, परमानेंट लगा रहता है, फिर पेसमेकर एक बार लग गया तो? हाँ जी, पेसमेकर अगर लग जाता है तो फिर वो परमानेंट ही लगा रहता है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। उसकी बैटरी चेंज होती है लगभग 12 से 15 साल में, वो भी एक माइनर प्रोसीजर है। जी जी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया में, बहुत सारे तो नहीं, कुछ 10-20 लोग होंगे हाँ जी। जिनका दिल शरीर के बाहर है। अच्छा। मैं भी एक ऐसे इंसान से मिला हूँ कलकत्ता में, जिसका दिल नहीं है, शरीर के बाहर बैटरी से संचालित एक यंत्र है जो सिंगापुर से लगा कर आए थे वो, और उस बैटरी से उनका जो मशीन है बाहर की, वो उनके दिल को संचालित करती चलाती है उनके शरीर को। तो ऐसी क्या बीमारी है और ये कैसे लगती मशीन, क्या है इसका? देखिए, आपने कई बार सुना होगा कि दिल का पंपिंग बहुत कम हो गया है, दिल काम ही नहीं कर रहा है, दिल 5% काम कर रहा है, 10% काम कर रहा है, पेशेंट बार बार हॉस्पिटल एडमिट हो रहा है। जी हाँ। तो इनके दिल को सपोर्ट करने के लिए एक डिवाइस बाहर लगा दी जाती है जो कि पंप बाहर से पंप बॉडी का खून लेती है। वो तो कहते हैं मेरा दिल ही बाहर है शरीर के। हाँ, तो वो दिल का काम वो मशीन करती है, जिसको LVAD कहते हैं, लेफ्ट वेंट्रिकुलर असिस्ट डिवाइस। जी जी। ये काफ़ी अच्छी थेरेपी है। जिनका हार्ट बहुत ज़्यादा वीक हो गया है उनके लिए इफ़ेक्टिव है। जो भारत में ये अभी प्रचलित नहीं है क्योंकि ये काफ़ी महंगी है। 1 करोड़ रुपए के आसपास मैंने सुना है। हाँ जी, ये काफ़ी महंगी है, लगभग 1 करोड़ के आसपास का खर्चा आता है। सिंगापुर लगा के आए थे वो जाकर के। अच्छा, हाँ जी। वहीं से उनकी बैटरी आती है, डबल बैटरी ले रखी है उन्होंने, और चेंज भी करते हैं बैटरी को हर 6 महीने में कुछ। हाँ, रेगुलर उसके लिए काफ़ी एहतियात बरतने पड़ते हैं। बहुत एहतियात बरतने पड़ते हैं। जी हाँ जी। तो ये मैंने सुना आर्टिफिशियल दिल भी बन गया है दुनिया में। आर्टिफिशियल दिल, हार्ट। हाँ, टोटल आर्टिफिशियल हार्ट, दैट उसको सिनकार्डिया बोलते हैं जी। वो भी अवेलेबल है, बट अभी उसके प्रचलन में ज़्यादा नहीं। हाँ, प्रचलन में नहीं है अभी। जी जी। तो क्या एक दिन ऐसा आएगा जब लोग, तो हम तो कहते हैं दिल की बात है, दिल में है, दिल में तो कुछ होता नहीं है, दिल में तो केवल धड़कन होती है, खून होता है, लेकिन ये कविताओं में, गीतों में तो दिल में ही सब कुछ होता है, पर होता दिल में नहीं है। पर जो साइंस में जो दिल में होता है, खून और आर्टरी और वाल्व और ये सब, तो क्या ऐसा आर्टिफिशियल वाल्व या आर्टिफिशियल वाल्व तो आप लगाती हैं, आर्टिफिशियल दिल ही पूरा आ जाएगा जो रिप्लेस कर देंगे आप या बाहर लगा देंगे जैसे? हाँ, ज़रूर एक दिन ऐसा आएगा, जबकि देखिए पंपिंग का फंक्शन तो करने वाली डिवाइस आ गई है जी। अब जो ऑक्सीजनेशन वाले है, लंग्स वाला जो काम है, उसके लिए अभी डिवाइस नहीं है, बट ज़रूर ऐसी डिवाइस डेवलप होगी। एक्मो करके एक थेरेपी होती है, एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, वो मशीन आ गई है, लेकिन वो मशीन केवल हॉस्पिटलाइज पेशेंट के लिए ही अवेलेबल है। तो जल्द ही उसका कोई छोटा संक्षिप्त रूप आएगा जो कि बॉडी साथ लेके घूम सके, तब जरूर ये थेरेपी अवेलेबल होगी। एक सवाल आखिर में ये करना चाहता हूँ कि जैसे लोगों के फेफड़े ट्रांसप्लांट हो जाते हैं, लिवर ट्रांसप्लांट हो जाता है, दिल भी ट्रांसप्लांट होने लग गया है। और दिल भी मैं देखता हूँ ग्रीन कॉरिडोर बना के जयपुर से दिल ले जाया जाता है मद्रास, चेन्नई, और वहाँ जाके दिल ट्रांसप्लांट हो रहा है और 6 घंटे में पहुँचता है। पता नहीं, एक कोई टाइम पीरियड होता है जिसमें दिल जिसका लिया है उसकी दिल की धड़कन मेंटेन कर सकते हो, जिंदा रख सकते हो। ये थोड़ा बताएंगे हमारे दर्शकों को कि क्या दिल कैसे ट्रांसप्लांट हो जाता है एक व्यक्ति का दूसरे में, और इसका ब्लड ग्रुप से कोई संबंध है क्या? हाँ जी, जिनका दिल का पंपिंग कम है उनको हम, जैसा कि अभी आपने डिस्कस किया, LVAD तो नहीं लगा सकते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स में हम कार्डियक ट्रांसप्लांट, मतलब किसी दूसरे इंसान का दिल उस पेशेंट में लगा देना। जैसे कोई यंग पेशेंट है, किसी एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए हैं, उनका दिल बिल्कुल नॉर्मल है, तो उस दिल को 6 घंटे के अंदर अगर पेशेंट में लगा दिया जाए तो वह सही काम करता है। उसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं, ABO इनकॉम्पेटिबिलिटी, और वो सब देखना पड़ता है जी। और उसके बाद में वो हो जाता है। ये इसका खर्चा भी कम आता है और यह काफ़ी इफ़ेक्टिव है। जैसा कि आपको पता होगा कि फर्स्ट राजस्थान का कार्डियक ट्रांसप्लांट जो है महात्मा गांधी हॉस्पिटल में किया गया था, वह पेशेंट आज भी जिंदा है जी। और बस उसे कुछ गोलियां खानी पड़ती हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट, और ये बहुत अच्छी थेरेपी है
और इसके लिए अवेयरनेस चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे पेशेंट्स एक्सीडेंट में एक्सपायर होते हैं। हाँ, ब्रेन डेड हो जाते हैं, उनके भी दिल निकाल सकते हैं। हाँ, ब्रेन डेड होने के बाद में उनका दिल निकाला जा सकता है और 6 हाँ। घंटे के अंदर किसी भी दिल के पेशेंट में प्रतिस्थापित किया जा सकता है। तो अब तक तो आँख लगाते थे और लिवर बदलते थे और किडनी बदलते थे, किडनी लगा देते थे, फेफड़े लगा देते थे। अब ये बात दिल तक पहुंच गई है। और कवियों और गीतों की भाषा में मत जाइए, दिल ही तो है। ये दिल जो आपका एक बायोलॉजिकल चीज़ है आपके अंदर शरीर में, जीव वैज्ञानिक चीज़ है ईश्वर ने दी है। ये ट्रांसप्लांट भी हो सकता है, किसी एक आदमी का दिल दूसरे आदमी के शरीर में धड़क सकता है। विज्ञान यहाँ तक पहुँच गया है। और आज हमने बातचीत की महात्मा गांधी अस्पताल के हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव शर्मा से, कोरोना को लेकर बात की, कोरोना के दिल के रोगियों पर असर, कोरोना के कारण होने वाले दिल के रोग और थक्का जमना खून का, उससे हार्ट फेल होना, नेगेटिव रिपोर्ट आने के बावजूद, इन सब पर हमने आज चर्चा की। और दिल की धड़कन पर, पेसमेकर पर, और बाहर बहुत सारे लोगों के शरीर के बाहर से बैटरी से संचालित होने वाले दिल पर, इतनी सारी तमाम बातें इस छोटे से कार्यक्रम में हम कर पाए। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप A1 TV के स्टूडियो में आए, हमारे दर्शकों से मुखातिब हुए। हेलो डॉक्टर में आज बस इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विशेषज्ञ के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महात्मा गांधी अस्पताल, जयपुर।